Good morning, students. We have completed 7 chapters of political science 12th. So, from today we will start our next chapter, chapter 8. And the name of the chapter is Environment and Natural Resources. Means we have to see the concerns related to the environment and natural resources. How these natural resources are declining and how the use of these natural resources leads to some major problems. So we see all these aspects in this chapter. Now start from the overview of the chapter. This chapter examines the growing significance of environmental as well as resource issues in world politics. It analyses in a comparative perspective some of the important environmental movements against the backdrop of the rising profile of environmentalism from the 1960s and onwards. इतनी लाइंस में ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर में रिसोर्स इश्यू का और इन्वायरमेंट का जो आज के वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा राइजिंग प्रोफाइल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप बढ़ावा देना। इन्वायरमेंटलिज्म जनरली किससे रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट की कंसर्न करो भाई, उसका जो इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उन सब को भी थोड़ा सा सोचो और नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बच सकें इस वे में डेवलपमेंट करो। उसको कुल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। 1960s से ही क्यों हो रहा है, क्योंकि 1960s से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एकदम स्पीड से सब कंट्रीज़ अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो हमें ये सब इस चैप्टर में देखना है। नोशंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड द ग्लोबल कॉमन टू आर असेस्ड। हमें प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में भी और ग्लोबल जो कॉमन है उसके बारे में भी पढ़ना है। वी ऑल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द स्टैंड टेकन बाई इंडिया। अब ये भी देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंट की जो कंसर्न्स आज के टाइम पे हैं। नेक्स्ट फॉलोज ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्स। अब ये कह रहा है कि आज के वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है दुनिया की जो पॉलिटिक्स है आपस में किस तरह से रिलेशन है, क्यों कौन से कंट्री एनवायरनमेंट का यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, कौन किस वे में करना चाहता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। वी कंक्लूड बाई टेकिंग नोट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल्स वॉइसेज एंड इंडिजीनियस मीन्स जो नेटिव पीपल, नेटिव अकरिंग और ओरिजिनेटिंग पीपल्स हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के, उसे इंडिजीनियस बोलते हैं। ठीक है, हमें उनका क्या स्टैंड है इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आपके सामने कार्टून में अब साथ साथ ही करवाऊंगा। कुछ चैप्टर के कह रहे हैं बच्चे रह गए, 6th मैंने करवाया उसके रह गए, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। द 1992 अर्थ समिट हैज़ ब्रॉट इन्वायरमेंटल इश्यूज। First, I would like to tell about the 1992 Earth Summit. What was that? The United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio de Janeiro or the Earth Summit or the Rio Summit or Rio Conference, was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro on 14th June 1992। मतलब क्या है रियो डी जेनेरियो, रियो समिट, एजेंडा 21, अर्थ समिट ऑफ 1992, ये सभी एक ही बात है। दुनिया के बहुत सारे 170 प्लस कंट्रीज रियो डी जेनेरियो नाम के शहर में इकट्ठे हुए। उस इकट्ठा होने के बाद उसकी मीटिंग का पर्पस था इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स पे डिबेट डिस्कशन करना, उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना। आपको ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड नेक्स्ट पेज नंबर 118। First of all, we will do this cartoon also. Politics in forest, politics in water, politics in atmosphere. What is not political then? अब ये कह रहा है कि भाई आपने फॉरेस्ट के बारे में भी पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हो, वाटर के बारे में भी पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो,
बल्कि ये चीज़ें होनी चाहिए ज्योग्राफी में। जनरली वी स्टडी दीज एस्पेक्ट्स इन ज्योग्राफी बिकॉज दीज एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। बट पॉलिटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स फिर इन पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिक्स में क्या नहीं बचता है, उसका आंसर बड़ा सिंपल है। द यूजेज ऑफ दीज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू टूडेज वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिस्टम। मीन्स कौन कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कौन किन का डेवलपमेंट कम हुआ है, किस कंट्री का क्या स्टैंड है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ना होता है। इस वजह से अब इन एस्पेक्ट्स को भी हम पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं। इन दिस बुक वी हैव डिस्कस्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ए फेयरली लिमिटेड सेंस, वॉर्स एंड ट्रीटीज, राइज एंड डिक्लाइनिंग ऑफ स्टेट पावर्स and the relationship between the governments that represent their countries in the international arena and the role of inter-government organization। ये पूरी बुक का एक ब्रीफ रिव्यू है। मीन्स हमने इस बुक में दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, संधियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई स्टेट डेवलप हो रहा है, कोई डेवलपिंग बन रहा है, कोई अंडर डेवलप है, किसी स्टेट का किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिस्टम हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। In Chapter 7, we expanded the scope of world politics to include issues like poverty and epidemics। We see these issues in Chapter 7 कि वर्ल्ड सिक्योरिटी में एपिडेमिक्स, डिजीज़, इन सब को भी हम पढ़ते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डन दैट may not have been a very difficult step to take, for we all think that governments are responsible for controlling these। अब इन सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने अपने कंट्री के बेस पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इन दैट सेंस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ कंसीडर सम अदर इश्यूज। अब हम इस चैप्टर में कुछ और इश्यूज पढ़ेंगे जो उसमें हमने चैप्टर 7 में कंप्लीट नहीं किए। थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया मीन्स जो बोया गया क्षेत्र है वो क्या है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। देखो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है बिकॉज हम उस पर कंटिन्यूसली क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आप एक ही ज़मीन पर बार बार खेती करते रहोगे, उसकी ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी कम हो जाती है। बाद में हम उसके लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, फिर फर्टिलाइजर से उसकी फर्टिलिटी और कम हो जाती है। प्लस जो ग्राउंड वाटर है जिसमें वो फर्टिलाइजर्स मिक्स होकर नीचे जाते हैं, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। वाटर बॉडीज हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लेशन। कंटिन्यूसली कल्टिवेबल एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्या कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ये कंसर्न्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रंस एवरी ईयर। अब देखो ये आपने खुद ही पढ़ लिया कि 663 मिलियन लोगों के पास साफ पानी नहीं है, 2.4 बिलियन लोगों के पास सैनिटेशन की एक्सेस नहीं है। तो इस वजह से इतने बच्चे कंटिन्यूसली हर साल मर रहे हैं। नेचुरल फॉरेस्ट, हम आपको नोट्स में मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट्स। आपको उसमें एक एक यदि आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो जो बच्चे इंटरेस्टिंग है, आपको नेचुरल फॉरेस्ट ही लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना। बाद का जो है वो आपको खुद सोचना है, एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। विच हेल्प स्टेबलाइज, आपको पता है फॉरेस्ट क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं, क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें फॉरेस्ट पे ही, अर्थ पे सभी चीज़ें इन फॉरेस्ट या पेड़ पौधों से ही पॉसिबल हैं। बट टूडेज दीज फॉरेस्ट आर कट डाउन, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सभी की अपना एक स्टैंड है, सबकी अपनी एक वैल्यू है, सबका अपना पार्टिसिपेशन है। कंटिन्यूसली फॉरेस्ट कम होने से क्या हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, ठीक है। ए स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन, वो आपको पता है ओजोन जो अर्थ की स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थ की लेयर्स आपको पता होगा, ठीक है। उन लेयर्स में जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है उसमें एक होल बन गया है जिसको ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं। वो इस
पोल्यूशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से ही बन रहा है। कोस्टल पोल्यूशंस मीन्स जो तटीय एरिया हैं, समुद्र तटीय एरिया हैं, उनके आसपास के कोस्टल रीजन्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसमें लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, ठीक है, या फिर लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा बढ़ गई हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, कोस्टल फॉरेस्ट एरियाज़ में कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। यू माइट आस्क आर वी नॉट टॉकिंग हियर अबाउट नेचुरल फिनोमिना दैट शुड बी स्टडीड। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमें जनरली ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए, बट अभी इसका आपको आंसर मिल जाएगा क्यों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बट थिंक अबाउट इट अगेन, इफ द वेरियस गवर्नमेंट्स टेक स्टेप्स टू चेक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ऑफ द काइंड मेंशन्ड अबाउट दीज इश्यूज विल हैव पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज इन दैट सेंस। मतलब जब दुनिया के इतनी गवर्नमेंट्स इन इश्यूज़ पे आपस में बातचीत कर रही हैं, तो इसका कोई ना कोई तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट या रीजन होगा ही होगा। मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली, therefore they have to become part of world politics. Issues of environment and natural resources are political in another deeper sense. Who causes environment degradation, who pays the price। अब ये वो बातें आ गई कि environment degradation कौन कर रहा है, उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कौन उठा रहा है, उससे रिलेटेड कंसर्न किन कंट्रीज़ को, मीन्स किन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को है। ये सब इश्यूज ऐसे हैं जो इसको एक पॉलिटिकल नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। Although environment concerns have a long history, awareness of environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s onwards. The Club of Rome, a global think tank, published a book in 1972 entitled Limits to Growth। आपको अब ये याद रखना है MCQ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब ऑफ रोम क्या है, ग्लोबल थिंक टैंक है। थिंक टैंक आप जानते ही होगी ना, मतलब किसी इशू पे पूरी दुनिया के सोचने वाले लोग जहाँ जिसमें शामिल हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1972 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब भाई ग्रोथ को थोड़ी कम करो ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या जो हमारे टाइम पे इतना इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सके, ठीक है। Dramatizing the potential depletion on the Earth's resources against the backdrop of rapidly growing world population। Continuously world population बढ़ रही है, ठीक है। International agencies including the UNEP, United Nations Environment Program, began holding international conferences and promoting detailed issue studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems। अब UNEP क्या है, UNEP इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहा है। सिंस देन द इन्वायरमेंट हैज इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। जब से काम कर रहा है, जब से ये इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है। अब ये देख लेते हैं, हम एक चीज़ भी अब बिना किए आगे नहीं बढ़ेंगे। वाई डू यू थिंक द फिंगर्स आर डिजाइन लाइक चिमनीज। मतलब भाई ये चिमनियाँ ऊपर से इस तरह की क्यों बनाई जाती हैं, इस बारे में आपको मतलब सोच के देखना कि इसका क्या है। उसका एस्पेक्ट यही है, जो आपका पोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऊंची हाइट पे जा सके, ताकि हमारे ह्यूमन या जो अर्थ स्पीसीज हैं, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इस पे इनको असर ना हो, और उनको ऊपर से थोड़ा नैरो बनाने का रीज़न ये है ताकि वो ऊपर एक पर्टिकुलर वे में डायरेक्शन में जा सके और वो फिर वो सीधा ऊपर की ओर जाता रहे, ठीक है, जिससे अर्थ के ऊपर उसका ज़्यादा असर ना हो। द ग्रोइंग फोकस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द अरेना ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स वाज फर्मली consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। ये मैंने बता ही दिया था, शायद 14 जून को अर्थ समिट ही रियो डी जेनेरियो है, बस इतना याद रखना है। दिस वाज, अच्छा ये इसने खुद ही बता दिया, दिस वाज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट। कलेक्ट न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन रिपोर्ट्स लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन योर ओन लोकेलिटी। अब देखो,
आप जब क्वेश्चन लिखते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को जितना प्रैग्मेटिक आप लिख सकते हो, मीन्स जितना ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से एग्जाम्पल देकर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका आंसर उतना ज़्यादा बेटर माना जाएगा। और एग्जामिनर ऐसा सोचेगा कि बच्चे को इतनी अवेयरनेस और इतनी नॉलेज है उसकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंडियन सिचुएशन या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन इश्यूज़ पे समझ है अभी 12th क्लास में ही। तो ये सारी चीज़ें यदि आप थोड़े बहुत पढ़ते हो, इधर उधर देख लेते हो, ये एक आध एग्जाम्पल नोट कर लेते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही लिख देते हो, तो एक आध गलतियाँ भी हो गई, उन पे भी कोई ध्यान नहीं देता फिर। द समिट वॉज attended by 170 states, thousands of NGOs and many international corporations 5 years earlier. The 1987 Brundtland Report, Our Common Future, had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development. अब देखो ये कह रहा 1987 में 1992 के अर्थ समिट से 5 साल पहले एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से अवर कॉमन फ्यूचर, जिसका टाइटल था ये आई, जिसने कहा कि जो साउथ के कंट्रीज डेवलपमेंट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उससे क्या होगा, उस डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब उस डेवलपमेंट से आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए या तो मटेरियल्स, मिनरल्स ये सब नहीं रहेंगे, या फिर अभी इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये एस्पेक्ट क्या है, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्होंने 1950 से पहले ही डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा कर ली है, लाइक यूएसए, रसिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़, अब वो कह रहे हैं कि साउथ के कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आज माने जा रहे हैं, कि आप इंडस्ट्रीज अपनी बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, इन सब से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। बट इनका कहना कि आपने आप अपना तो करके बैठ गए, अब हम कर रहे हैं तो हमें करने नहीं दे रहे। आज भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से आप जितनी स्पीड से डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये इस वजह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है इसका। वट वाज ऑब्वियस एट द रियो समिट वाज दैट द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड जनरली रेफर टू एज द ग्लोबल नॉर्थ। अब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मैंने बताया था डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसमें उनको वेस्टर्न कंट्रीज भी जनरली बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जो अब डेवलप्ड हो गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो आए थे उस टाइम पे, जो कंटिन्यूसली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे 1950-60s के आसपास। North were pursuing a different environmental agenda than the poor and developing countries of the third world called the global south। अब जो ये थर्ड वर्ल्ड मीन्स न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे, जैसे इंडिया, चाइना, ये सभी, उनका डेवलप्ड कंट्रीज का जो आइडिया है या जो एजेंडा है वो इन कंट्रीज के एजेंडा से अलग है। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management। अब उनका तो एजेंडा है कि ओजोन डिप्लीशन को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करो। इनका क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। इतने 20% लोग गरीब हैं यहाँ पर जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और इन्वायरमेंट का भी मैनेज करना है, इनको दोनों काम करने हैं। ठीक है, The Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forest, and recommended a list of development practices called Agenda 21। अब देखो, रियो समिट, अर्थ समिट दोनों सेम थे। उसका एजेंडा क्या था, उसने एजेंडा 21 मतलब 21 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जिन पे वो काम करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, फॉरेस्ट्री पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, ओजोन होल पे, इन सब इश्यूज पे। बट इट लेफ्ट अनरिजोल्व कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफ़िकल्टीज, बट इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। देयर वाज ए कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे किया, मेंटेन किया जाए, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। यदि आप ग्रोथ करोगे तो भाई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा,
क्योंकि आप रिसोर्स यूटिलाइज करोगे उससे रिसोर्स कम होंगे, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उससे एग्रीकल्चरल लैंड का डिप्लेशन होगा, ठीक है। आप वाटर यूटिलाइज ज़्यादा करोगे तो उससे वाटर की प्रॉब्लम होगी, आप इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करोगे तो उससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, ये सभी होंगे। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर भी करना पड़ेगा। दिस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स इफ यू आर डेवलपिंग योर इकोनॉमी विद द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इस चीज़ को कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड। सम critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of economic growth rather than ensuring ecological conservations। अब ये कह रहे हैं एजेंडा 21 में इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया गया, इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस पे कम किया गया। लेट अस लुक एट सम ऑफ द, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बीच में और कुछ रह गया शायद, कुछ तो था, न्यूज़ वाला पोर्शन भी हो गया, एक और भी तो था, हाँ ये रहा, मुझे ध्यान था। द अरल सी, अरल सी कहाँ है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, ये मैं साथ साथ अब आपको मैप भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा ताकि आपको मैप्स की नॉलेज रहे, मैप से क्वेश्चन भी आते हैं। द अरल सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देखो इसको पढ़ आप खुद लेना, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि अरल सी के आसपास जो कंटिन्यूसली शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं, ठीक है, ये सभी एक्टिविटीज़ से क्या कर दिया, उसके आसपास की फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को कोलैप्स कर दिया है। उसके अलावा वहाँ से जो ट्रेड होता है, जो ये जितने भी आपके लिक्विड्स के, जो पेट्रोलियम लिक्विड्स जैसे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब आते हैं, क्रूड ऑयल आते हैं, इन सब के आने से जो इनसे तेल उस पानी में मिल रहा है उससे कंटिन्यूसली वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। तो एक अरारल सी के आसपास का एरिया इतना खतरनाक हो गया कि वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। यदि वहाँ पर आप रिसर्च करने भी जाओगे तो आपको अपना पीने लायक पानी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, ये इसमें ये बताया है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अरल सी की लोकेशन, वो मैं भेजूँगा आपको अभी लेक्चर के बाद। तो ये आज का टॉपिक है, कोई भी डाउट हो, डाउट नहीं लेते, एक इतने व्यू नहीं आते जितने बच्चे हैं, लेक्चर एक नहीं बने तो आप हाइपर हो जाते हो। मेरी बात सुनो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ाई जा रही है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा, कुछ नहीं समझ में आता तो इसमें बुराई नहीं है। अब तो ये भी नहीं है क्लास में कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी, बहुत बच्चों में पूछ रहे हो, अब तो ग्रुप में कोई नहीं देखता, मैं किसी को भेजूँगा नहीं, बट जो बच्चा पूछता है वही आगे जाता है। उससे होता है कि बच्चे को जानने की कम से कम थोड़ी सी अवेयरनेस तो है, बच्चा समझना तो चाहता है। पुलकित पूछता है एक आध बार, और बच्चे एक आध पूछते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप अच्छे से इनको लेक्चर को सुनो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो, नोट्स भी मिल रहे हैं अब तो, नोट्स को पढ़ो। ये देखो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो मैप वगैरह जैसे कार्टून छूट गए थे, ये सब सारी चीज़ें मुझे बताओ, हो सकता है कि अब तक कितने दिन तक ना खुले, ठीक है, नहीं खुले वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम इसको तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सीरियसली इसको अपना अच्छे से समझो, सीखो, लिख बाद में लेंगे, पहले समझ लो आप अच्छे से।